कैप्टन मार्वल एक ऐसी फीमेल सुपर हीरो है जो एमसीयू के यूनिवर्स में एक ट्रू सुपर हीरो का पोर्ट्रेल किया है, पर फिर भी मैक्सिमम फैंस इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा हिट करते हैं। इसीलिए नहीं कि ये एक फीमेल सुपर हीरो है। कॉमिक में जब से कैप्टन मार्वल को इंट्रोड्यूस किया गया है तब से ही फैंस इसे पसंद नहीं करते। एंड जो कहानी मैं अभी सुनाने वाला हूँ वो देखने के बाद तो तुम शायद कैप्टन मार्वल को और भी ज्यादा हिट करोगे, क्योंकि इस कहानी में कैप्टन मार्वल अकेले पूरे एवेंजर्स को मौत के घाट उतार देती है। कहानी शुरू होता है कुछ इस तरह से। हमें अर्थ का ऑर्बिट दिखाया जाता है और पीछे कैप्टन मार्वल कहती है, तुम लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या इंतजार करता है। नो मैटर तुम लोग कितना भी प्रिपरेशन कर लो, सब बेकार है, क्योंकि तुम जो एक्सपेक्ट करते हो वो कभी नहीं होता। देन हम देखते हैं एवेंजर्स माउंटेन, जहां एक सेलेस्टियल के बॉडी के ऊपर से थॉर बर्फ हटा के ये कंप्लेन करता है कि वो अब एसगार्ड का ऑल फादर होने के बावजूद उसे यहाँ कचरा उठाना पड़ रहा है। एंड तभी अचानक थॉर के ऊपर कोई हमला करता है, जिससे मियोलनिर दूर जाके गिरता है और थॉर भी। वो कैरेक्टर कहती है वो हमेशा से खुद को एक हीरो मानती थी, पर वो सपना अब टूट चुका है और अब सिर्फ यही एक रास्ता है। ये बोल के वो कैरेक्टर थॉर को पहले एक माउंटेन के ऊपर फेंक देती है एंड उसे समुद्र के अंदर तक ले जाती है, पर थॉर को अपना मियोलनिर फिर से मिल जाता है। देन शुरू होता है थॉर का लगातार वार उस कैरेक्टर के ऊपर, जिससे उसका हेलमेट भी टूट जाता है। थॉर कहता है अपना फेस दिखाओ विलन, और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि कैरल डैनवर्स है, आई मीन कैप्टन मार्वल। थॉर कैरल को देख के कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है इस मैडनेस के पीछे का राज क्या है कैरल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। कैरल कहती है आई एम सॉरी, पर मुझे ये करना ही होगा, मुझ पे भरोसा करो और मुझे इन सारी चीजों के लिए माफ करो। दिन कैरल और थॉर लड़ते लड़ते ऑलमोस्ट पूरे अर्थ के चक्कर लगा देते हैं, जैसे कैलिफोर्निया, कैंसस, ग्रीनलैंड, मेक्सिको, पैसिफिक ओशन। एंड देन स्पेस में जाके कैरल से थॉर कहता है तुमने बहुत अच्छा लड़ाई किया, पर तुम एक भगवान के टक्कर का कभी नहीं बन पाओगे और तुम्हारा अंत मेरे इस हथियार से होगा। तभी कैरल अचानक अपने पावर से मियोलनिर को दूर फेंक देती है। थॉर कहता है मुझसे मियोलनिर को अलग करने से कुछ नहीं होगा, और थॉर तभी मियोलनिर को समोनी करता है, पर कुछ भी नहीं होता। थॉर घबरा जाता है और पूछता है उसने ये क्या किया। कैरल जवाब देती है उसने ऑड्स को इवन कर दिया और अपना फुल पावर अनलीश करती है, जिससे थॉर अपना दम वहीं पे तोड़ देता है। पहले तो हमें ये बस एक मजाक फील होता है, पर जब कैरल किसी इनह्यूमंस के फॉर्मर बेस पे एक एंटिटी के सामने थॉर का कटा हुआ सर भेंट करती है, तब एहसास होता है कि द गॉड ऑफ थंडर इज रियली डेड। सामने हम देखते हैं जिसको कैरल ने थॉर का सर दिया है वो वॉक्स सुप्रीम है। वॉक्स सुप्रीम कहता है तुमने अच्छा काम किया कैरल, पर क्या तुम्हें सारे एवेंजर्स को अभी तक मारा है। कैरल बताती है नहीं। वॉक्स उसे वार्निंग देते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पास अभी बस 16 घंटे बचे हैं और तुम्हें 5 एवेंजर्स को अभी भी मारना है। कैरल सर झुका के कहती है मुझे पता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टोनी ब्रश करते हुए किसी के साथ स्टॉक रिलेटेड बात करता है, पर अचानक उसके टावर में वार्निंग सायरन बजने लगता है। टोनी जार्विस को कुछ ऑर्डर देने ही जाता है, पर उसके रूम को तोड़ते हुए कैरल आ जाती है। टोनी इम्पैक्ट से उड़ते वक्त ही अपने सूट को असेंबल कर लेता है। कैरल उसे पकड़ के रूम्स को तोड़ते हुए जाने लगती है। टोनी कहता है कौन हो तुम। कैरल कहती है तुम्हारे सूट को बुला के कोई भी फायदा नहीं है टोनी। कैरल टोनी को मारते वक्त अपने मन ही मन बोलती है। थॉर के बाद टोनी ही नेक्स्ट है, क्योंकि टोनी हर किसी से और हर एक चीज के साथ कनेक्टेड है। थॉर के तरह टोनी को भी उसके कॉन्फिडेंस और मेरे लिए अफेक्शन को यूज करके ही हराना पड़ेगा। टोनी अचानक से अपने रिपल्सर से बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करता है और पूछता है तुम्हें क्या हुआ है मुझे बताओ। कैरल बताने से मना कर देती है एंड टोनी को बोलती है तुम अपना बेस्ट अटैक कर लो टोनी, क्योंकि आखिरी वाला तो कुछ भी इफेक्टिव नहीं था। टोनी फिर से फुल पावर से कैरल पे अटैक करता है, पर उसे कैरल का कुछ नहीं होता, बल्कि वो और भी पावर अप हो जाती है एंड टोनी को मारते मारते स्पेस तक ले जाती है। टोनी कहता है कैरल तुम्हें क्या लगता है मुझे मारने के बाद एवेंजर्स चुप बैठेंगे, तुम्हें चुपचाप जाने देंगे? उनको अगर पता चला तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कैरल मनी मन कहती है उसे एवेंजर्स से डर नहीं है, उसे अभी एक ही चीज से डर है और वो है समय, जो धीरे धीरे उसके लिए कम हो रहा है। कैरल टोनी को कहती है मैंने तुम्हारे पहले एक गॉड को मारा है और तुम एक फैंसी सूट में नॉर्मल सा बंदा हो। टोनी पलट के बोलता है गलत, मैं एक बंदा हूँ जो एक अमेजिंग सूट के अंदर है अपने पूरे रोबोट आर्मी के साथ। टोनी एक्टिव प्रोटोकॉल तक ही कह पाता है कि उतने में कैरल टोनी के विंड पाइप को तोड़ देती है, जिससे वो बात नहीं कर पाता। उसके बाद कैरल कहती है बिना विंड पाइप के आर्मी को बुलाना इतना इजी नहीं है टोनी, और बात रही तुम्हारी इस फैंसी सूट की तो इसे भी मैं तोड़ सकती हूँ। ये बोल के कैरल टोनी के सूट को तोड़ देती है। टोनी के सूट टूटने की वजह से उसे स्पेस में सांस लेने के लिए तकलीफ होने लगता है और वो वहीं पे मारा जाता है। कैरल कहती है उसे एक और जीत तो मिला, पर किस कीमत में। कैरल अचानक एक ब्लैंक स्पेस के अंदर घुसती है और उसके सामने सिंगुलरिटी रहती है, जिसे कैरल बात करने से मना करती है। दिन हम देखते हैं थॉर चिल्लाकर कैप्टन मार्वल को सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है।
कैरल तभी थॉर को एक कदम पीछे जाने बोलती है, जिसे थॉर इग्नोर कर देता है। कैरल दिन बताती है वो सब कुछ जल्दी जल्दी बताएगी क्योंकि उसके सूट के थ्रू सब कुछ मॉनिटर हो रहा है, पर जो उसे मॉनिटर कर रहा है वो अभी उन्हें नहीं देख सकता क्योंकि वो लोग सिंगुलैरिटी के बनाए गए एक पॉकेट डायमेंशन में है। और हमें पता चलता है कि कैरल ने एक्चुअली किसी को नहीं मारा है। थॉर बताता है मेरे हिसाब से ये सब सेंस नहीं बना रहा। कैरल तभी पूरी स्टोरी उन लोगों को सुनाना स्टार्ट करती है। देन हमें पास्ट में एक्चुअली क्या हुआ था वो दिखाया जाता है, जहाँ पे 22 घंटे पहले न्यूयॉर्क में कैरल ने एक कैंप देखा था जहाँ पे क्री के कुछ लोग हालांकि डिस्ट्रक्शन के बाद छिपके रह रहे थे यूएस में। उसे पता होता है दुनिया में कोई भी क्री के लोगों को जगह नहीं देना चाहता क्योंकि एक टाइम पे यही लोग प्लैनेट्स को कॉन्करर करते थे। गवर्नर से उसे ये भी पता चलता है कि अभी के टाइम पे ऐसे 9 कैंप्स है जहाँ पे क्री के लोग छिपे हुए हैं। कैरल ये सब सुन के और देख के स्पेस में चली जाती है एंड हमें पता चलता है वो बहुत दुखी हो चुकी है एंड ओवरथिंक कर रही है। वो कहती है ये सब प्रॉब्लम वो कैसे ठीक करे उसे समझ नहीं आता है। अगर ये कोई विलेन होता तो उसे हराना इजी होता, ऐसा ही कैरल सोच रही थी। पर अचानक उसके मुंह से और आंखों से एक ब्लैक लिक्विड बाहर आने लगता है जिसके कारण कैरल वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसका होश आने पर वो खुद को एक अनजान जगह और एक अनजान सूट में पाती है जिसको एक्सप्लेन करते हुए एक एंटिटी कहता है मैं हूँ वॉक्स सुप्रीम और मैं फ्यूचर से आया हूँ और तुम अब मेरे लिए काम करोगे उस फ्यूचर को प्रेजेंट में लाने के लिए। तुम अभी मून के ग्रे एरिया में हो और ये जो सूट तुमने पहना है इससे मैं सब कुछ देख और सुन सकता हूँ। कैरल वॉक्स के ऑफर को ठुकरा के उसे मारने ही जाती है पर वॉक्स उसे रोकता है एंड कहता है मुझे मारने का ट्राई करना बेकार है, तुम मेरे साथ अब कनेक्टेड हो चुके हो तो तुम मुझे हार्म नहीं कर सकती, बस मेरे ऑर्डर को फॉलो कर सकती हो। कैरल फिर से इनकार करती है और वॉक्स को मारने जाती है पर वॉक्स उसे एक जगह का लाइव फुटेज दिखा के बोलता है ये वही कैंप है ना जहाँ पे तुम आज गए थे, और ये बोल के उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे वो बताता है कि ये पहला था, अगर तुमने मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया दिए गए टाइम पे तो मैं सारे कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। कैप्टन अब ये तुम्हारी जिंदगी का अच्छाई और बुराई के बारे में नहीं रहा, मुझे तुम्हें देख के तरस आता है कि तुम इन पैथेटिक इनोसेंट लोगों के थ्रू कंट्रोल होते हो, तो क्यों ना इससे अच्छा मुझे ही फॉलो करो। तुम्हारे पास अभी 24 घंटे है मुझे जो चाहिए वो देने के लिए, अगर तुम ऐसे ही काम करते रहोगे तो एक दिन शायद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। कैरल अपने मन ही मन खुद को कोसती है कि उसके वजह से कितने सारे लोग मारे गए, अगर वो कुछ नहीं करेगी तो और भी लोग मारे जाएंगे। देन वो ये भी बोलती है कि वो एवेंजर्स को मार नहीं सकती और ना ही कभी मारेगी और वॉक्स को मारने के लिए उसे एक प्लान बनाना पड़ेगा मुंह से एक वर्ड ना निकाल के ताकि वॉक्स को पता ना चले। देन हम कैरल को न्यू जर्सी के एक फैसिलिटी में देखते हैं जिसका नाम है शील्ड जेमिनाई। उसको जब इस फैसिलिटी के बारे में पता चला था वो इसे न्यूक से उड़ाना चाहती थी पर उसको क्या पता था यही जगह एक दिन उसे आगे आने वाले एक खतरे से लड़ने में मदद करेगी। और हम देखते हैं बहुत सारे एवेंजर्स के क्लोन बॉडी उस फैसिलिटी में लॉक्ड है पर वहाँ सिर्फ थॉर का सर है। आगे कैरल अपना बात को कंप्लीट करते हुए कहती है जिसने भी एवेंजर्स के क्लोन बनाने का आइडिया बनाया था उसको तो सन के अंदर फेंक देना चाहिए, पर अगर इससे दुनिया को बचाया जाए तो बात अलग है। थॉर ये सुन के चिल्ला के कहता है ना कोई इंसान ना कोई गवर्नमेंट गॉड ऑफ थंडर को कॉपी कर सकता है, जिसने भी ऐसा किया है वो उसके बॉडी से हर एक बोन को निकाल देगा। कैरल बताता है उसे इस पॉकेट डायमंड से अभी जल्दी निकलना होगा। देन कैरल सिंगुलरिटी के अंदर के एक डोर खोलती है जिसमें से बहुत सारे क्लोन बॉडी निकलते हैं, जिसे देख के टोनी एंड थॉर चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एवेंजर्स के क्लोन बॉडीज पड़े हुए थे। टोनी एंड थॉर कैरल को बताता है कि उसका ये प्लान बिल्कुल बेकार है, उन्हें एक साथ वॉक्स को हराना चाहिए। कैरल जवाब देती है वो चाहे तो एक साथ उसे हरा सकते हैं पर उसके वजह से बहुत से इनोसेंट सोल्स मारे जाएंगे। थॉर कहता है टोनी बॉम्ब्स को संभाल सकता है एंड मैं और तुम मिलके वॉक्स को हरा देंगे। कैरल फिर से उन्हें एक्सप्लेन करता है कि अगर वो सिंगुलरिटी के अंदर से निकले तो वॉक्स को उनका प्रेजेंस का पता चल जाएगा एंड उनके कुछ करने से पहले ही वो सब कुछ खत्म कर देगा। टोनी कैरल के सूट को देख के उसे उसके बॉडी से अलग करने का प्लान ढूंढता है और वो दोनों वॉक्स के बारे में डिस्कस करके ये समझते हैं कि वॉक्स के पास साउंड बेस्ड पावर है एंड वो उसी को यूज करके सब कुछ देखता है। कैरल टोनी के क्लोन को उठा के वहाँ से ले जाती है एंड वो उन दोनों से कहती है कि इस खाली टाइम में कैरल से भी अच्छा प्लान अगर वो बना पाए तो बहुत मेहरबानी होगी। देन हम देखते हैं कैरल वॉक्स को टोनी के बॉडी को दे देता है, जिसे देखने के बाद वॉक्स कैरल से कहता है तुमने बहुत देर कर दी, 2 एवेंजर्स को मारने में तुम्हें 12 घंटे लग गए, बाकी 10 घंटे में तुम 4 एवेंजर्स को कैसे मारोगे? तुम्हारे सक्सेस को लेके मुझे टेंशन है, चलो तुम्हारे मोरल को बूस्ट करने के लिए मैं एक और कैंप को उड़ा देता हूँ। ये सुन के कैरल और भी डर जाती है एंड वो मिशन को कैसे भी कंप्लीट करने का वादा करती है। कैरल वॉक्स के पीछे 8-9 लोकेशन देखती है जिसे देख के उसे लगता है ये सारे क्रीक कैंप्स है, पर वो बॉम्बिंग्स को एक साथ नहीं रोक सकती। वॉक्स फिर से कैरल को जाने के लिए वार्निंग देता है। कैरल वॉक्स से उसके प्लान के बारे में पूछता है तो वॉक्स उसे बताता है कि उसको कोई इरादा नहीं है अपने प्लान को डिस्कस करके और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में। टाइम आने पे कैरल को सब कुछ पता चल जाएगा। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि क्री के लोग खुद को बेटर करने में हर बार फेल हुए हैं, पर मैं नहीं होऊंगा।
ये बोल के वॉक्स कैरल को मिशन के लिए भगा देती है। कैरल के जाने पर वॉक्स अपने आप से ही कुछ कहता है, जिससे पता चलता है कि ये विलेन कोई मामूली विलेन नहीं है। उसे पता है कैरल बहुत गुस्से में है और मौका मिलते ही वो वॉक्स को धोखा देगी, पर वॉक्स इससे बिल्कुल भी टेंस नहीं है क्योंकि उसको अपने प्लान पे पूरा भरोसा है। दिन हम देखते हैं वॉक्स के बातों के बारे में सोच के कैरल टेंस्ड होती है, पर वो कॉन्टिन्यूअसली ब्लैक पैंथर को अपने ट्रैकर के साथ ढूंढने की कोशिश करती है। पैलो एल्टो में उसे ब्लैक पैंथर कहीं भी नहीं दिख रहा था। वो फिर से सोच में पड़ जाती है कि उसके वजह से कितने लोग मारे जा रहे हैं और इतने में उसे अचानक एक ब्लास्ट आके लगता है जिससे वो गिर जाती है और हम देखते हैं वो ब्लास्ट ब्लैक पैंथर ने किया है। ब्लैक पैंथर कहता है, तुमने क्या सोचा था, तुम एक एक करके सारे एवेंजर्स को मारोगे और हम देखते रहेंगे? मैं तो बस इंतजार कर रहा था कि कब तुम मेरे पास आओगे और मेरे हाथों से मरोगे। कैरल को पता होता है कि ब्लैक पैंथर उसके ऊपर अपना पंचेस होल्ड बैक नहीं करने वाला। ब्लैक पैंथर का न्यू वेपन किसी और को हाईली इफेक्ट जरूर करता, पर कैरल को इससे फायदा ही हुआ। ब्लैक पैंथर कहता है, तुमने थॉर और टोनी के साथ क्या किया, जल्दी बताओ, तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ अपना जुबान खोलने का, बताओ कहाँ है वो। कैरल कुछ नहीं कहती, जिसके वजह से ब्लैक पैंथर गुस्से से एक और सुपरचार्ज अटैक करता है और धुआं हटते ही हम देखते हैं कैरल फ्लेक्स करते हुए कह रही है, उसे तो गुदगुदी फील हुआ, क्या ये वेपन गुदगुदी करता है? ब्लैक पैंथर चौंक जाता है और अपने फुल स्ट्रेंथ से कैरल पे अटैक करने लगता है। दोनों के बीच में घमासान फाइट चलता है। अचानक ब्लैक पैंथर खुद को इनविजिबल करके कैरल पे अटैक करता है, जिसे काउंटर करने के लिए कैरल कैलकुलेट करके बिल्कुल सही जगह पे अपना एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिससे ब्लैक पैंथर का सूट सुपर चार्ज होकर ओवरलोड हो जाता है। कैरल कहती है, टोनी की तरह ही टीचाला का सूट मेन प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने उसी को बर्बाद कर दिया, आई होप तुम मुझे माफ करोगे। और अचानक पीछे से कोई कहता है, बैड लेडी ने पैंथर मैन को मारा, इसीलिए हल्क बैड लेडी को मारेगा और कैरल के ऊपर इमीडिएट एक सॉलिड पंच पड़ता है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरती है और हम सामने देखते हैं सी हल्क को, जो तैयार है हल्क स्मैशी टाइम करने में। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 घंटे बीत चुका है और अभी सी हल्क सिंगल हैंडेडली कैरल को ओवरपावर्ड कर रही है। सी हल्क उसे कभी पटकती है तो कभी उसे यूज करके टावर्स तोड़ रही है। कैरल मार खाते हुए कहती है, बाकियों के साथ लड़ते टाइम वो किसी न किसी से कुछ न कुछ छीन सकती थी, जैसे थॉर से हैमर, टोनी से रोबोट, टीचाला से सूट, पर जिन के पास तो सिर्फ जेनी है। बाकी लोग लड़ते हुए उसे पावर्स दे रहे थे, पर सी हल्क से उसे कुछ नहीं मिल रहा, जिसके वजह से वो वीक होते जा रही है। और हम देखते हैं सी हल्क को कैरल जितना भी काउंटर करती है, सी हल्क और भी गुस्सा होती है और उसे और भी बुरी तरीके से मारती है, जिसके वजह से कैरल का सूट भी टूटने लगता है। एंड में सी हल्क कैरल के मास्क को तोड़ देती है एंड सूट में कैरल को देख के सी हल्क थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाती है और ये मौका देख के कैरल अपने फुल पावर से सी हल्क के ब्रेन पे एनर्जी अटैक करती है, जिससे कोई भी नॉर्मल इंसान मर सकता था एक झटके में, पर सी हल्क उससे बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है स्पेस में, जहाँ कैरल सी हल्क एंड ब्लैक पैंथर को लेकर सिंगुलैरिटी के पास जा रही है और वो फिर से सबसे मन ही मन माफी मांगती है, पर उसके सामने अचानक बहुत सारे आर्मर के टुकड़े दिखाई देता है एंड कैरल तभी सारे टुकड़ों को कलेक्ट करने लगती है, इस उम्मीद में कि शायद टोनी इस कचरों से कुछ इंपॉर्टेंट बना सकता है। इतने में सी हल्क का होश धीरे धीरे आने लगता है और कैरल इमीडिएटली उन दोनों को सिंगुलैरिटी के अंदर उस पॉकेट डायमेंशन में घुसा देता है। टोनी और थॉर कैरल को देख के थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, जहाँ वो लोग शी हल्क एंड ब्लैक पैंथर को अपने होश में लाने का कोशिश करते हैं एंड कैरल टोनी को उसका टूटा हुआ आर्मर्स देता है, जिसको देख के टोनी कहता है, इन कबाड़ को उठाने की जगह अगर मेरे टावर से तुम एक न्यू सूट और स्क्रू ड्राइवर लाती तो कुछ फायदा होता। कैरल टोनी को बताती है कि ये करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वॉक्स उसे मॉनिटर कर रहा है 24 घंटा एंड वो ये भी बताती है कि उसने वॉक्स के स्क्रीन पे 9 जगह का लोकेशन देखा था जो क्री रेफ्यूजी कैंप्स हो सकता है। देन फिर से हम देखते हैं कैरल वॉक्स के पास आई है सी हल्क एंड टीचाला के बॉडी को लेके, जिसको देखते हुए वॉक्स टोकता है कि सारे एवेंजर्स उसके पास नेकेड ही क्यों आ रहे हैं। कैरल जवाब देती है कि उसने सारे एवेंजर्स के डेड बॉडी को मांगा था, न ही उनके टेक को, तो इसीलिए वो उसे नहीं मिलेगा और वो ये भी बताती है कि उसके पास अभी बात करने के लिए कोई भी टाइम नहीं है। फॉक्स उसे जाने तो देता है, पर वो ये भी समझता है कि कैरल कॉन्टिन्यूअसली प्लॉटिंग कर रही है, इसलिए नेक्स्ट टाइम वो कैरल को मार देगा। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट सीन पे, जहाँ पे कैरल उड़ते हुए किसी बर्फीले जगह पे जा रही है और वो मन ही मन कह रही है कि उसे अभी भी नहीं पता एवेंजर्स के साथ वॉक्स क्या करेगा एंड उसने अभी तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा सबको बचाने का, और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम उसके सामने आने वाला है क्योंकि जो नेक्स्ट एवेंजर्स को उसे पकड़ना है वो उससे वीक तो बहुत है, पर उसके आइडियोलॉजी के खिलाफ जाना बहुत ही मुश्किल है। टोनी को हराना, थॉर को हराना तो इजी था, पर इस एवेंजर को हराने के लिए उसके गुडविल को यूज करना पड़ेगा। और हम देखते कैरल जिसको पकड़ने आई है वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका है। कैप्टन कैरल से पूछता है, मुझे लगा था मैं नेक्स्ट हूँ, तुमने 24 घंटे के अंदर टोनी, टीचाला, जेन, थॉर सबको उठा लिया है। कैरल ये सब क्या चल रहा है, जल्दी बताओ। कैरल बोलती है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती स्टीव। कैप्टन बार बार उससे पूछता है कि क्या कोई और रास्ता नहीं है।
क्या तुम अभी भी अपने होश में हो? कैरल कैप्टन की बातों को समझ के कहती है कि मैं अपने होशो आवाज में हूँ और इससे अलावा कोई रास्ता नहीं है स्टीव। ये सुन के स्टीव कैरल के सामने अपना शील्ड फेंक के सरेंडर कर देता है। कैरल शॉक हो जाती है पर स्टीव उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि वो कैरल के ऊपर ट्रस्ट करता है। अगर यही एक रास्ता है तो यही सही, फालतू में लड़ाई करके टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है। देन दोनों के बीच में कुछ देर तक साइलेंस रहता है एंड देन कैरल कैप्टन को एक सीरियस पंच करके बेहोश कर देती है और उसे भी सिंगुलरिटी के अंदर ले जाती है। वहां जाने के बाद कैरल ऑफर करती है कि जो सबसे पहले उसे वॉक्स को हराने का प्लान बताएगा वो उसे शुआरमा खिलाएगी। किसके पास प्लान तो नहीं होता पर तभी टोनी बोलता है ही हैज अ प्लान। वॉक्स के स्ट्रेंथ को ही उसका वीकनेस बनाना होगा। पूरा प्लान सुनने से पहले ही सीन शिफ्ट होता है इन ह्यूमन टावर पे जहां कैरल क्लिंट एंड स्टीव के बॉडी को लेके आई है। वॉक्स कहता है इसमें तो एक स्टीव है पर दूसरा वाला कौन है? कैरल कहती है कि ये क्लिंट बार्टन है और वो इसे घोस्ट राइडर के बदले लेके आई है क्योंकि इस वक्त घोस्ट राइडर हिल में है एंड वहां जाना पॉसिबल नहीं। वॉक्स कहता है ये एग्रीमेंट में नहीं था, बार्टन के पास कोई भी पावर नहीं है। कैरल उससे बहस करने लगती है एंड कहती है अगर तुम्हें घोस्ट राइडर चाहिए तो तुम्हें बता दूं उसके डीएनए में कोई भी पावर नहीं है और ना ही टोनी के अंदर। स्टीव एंड ब्लैक पैंथर दोनों ही एनहेंस्ड ह्यूमंस हैं, तो पॉसिबली तुम सिर्फ थॉर एंड सी हल्क के डीएनए को ही यूज कर सकते हो। इतने में अचानक वॉक्स कैरल पे हमला करता है एंड कहता है तुम कैप्टन, तुम्हारा डीएनए ही तो सबसे प्रीसियस है। कैरल वॉक्स पे हमला करने जाती है पर वॉक्स उसे बीच में ही रोक लेता है एंड उसे दिखाता है कि वो अभी भी इस सूट को कंट्रोल कर सकता है एंड देन वो अपने पावर से कैरल के फेस को टाइटली रैप कर देता है और कहता है साइलेंस इज गोल्डन। इंसानों का ये कहावत मुझे बहुत अच्छा लगता है। वॉक्स सारे एवेंजर्स के बॉडी को अलग अलग कंटेनर में रखता है और कहता है तुम्हारे एफर्ट्स बेकार है कैप्टन, तुम एक मिसगाइडेड फूल हो अपने लिमिटेड ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तुम हमें विलेन मानते हो पर हम विलेन नहीं आर्किटेक्ट्स हैं। हम सामने आने वाले चीजों को तोड़ते हैं ताकि उसको बेटर बना पाए। क्री लाखों सालों से खुद को ग्रेट रेस मानते आए हैं पर वो बस एक अर्ली ड्राफ्ट थे। हम मतलब वॉक्स और से सरवाइव करने के लिए बेस्ट से मर्ज होते हैं ताकि हम सुप्रीम इंटेलिजेंस बन सके और दुनिया में अपना एक ग्रेट वर्जन बना पाए। हम जन्म देंगे मास्टर रेस को जो बनेंगे यूनिवर्स का राजा और हम बनेंगे उनका भगवान और हम अपने तहे दिल से तुम्हें थैंक यू कहते हैं कैप्टन। देन हम देखते हैं वॉक्स कैरल के मास्क को काटने जाता है और कहता है इन डेलिकेट प्रोसीजर के बीच में हड़बड़ी करना गलत है कैप्टन। मेरे कंट्रोल के बावजूद तुम इतना हिलडुल रहे हो वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। देन अचानक कैरल अपने हाथों से एक स्विच दबाता है जिससे चारों तरफ एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड क्रिएट हो जाता है एंड इससे फायदा ये होता है कि कैरल का सूट वेनोम के सिम्बायोट की तरह उसके बॉडी से अलग होने लगता है एंड वॉक्स का बॉडी भी इस फ्रीक्वेंसी से उथल पुथल होने लगता है। वॉक्स जैसे तैसे करके खुद को संभालने का कोशिश करता है और मौका मिलते ही कैरल अपने कैद से निकल जाती है। वॉक्स कहता है तुम्हारा ये खिलौना अब और काम नहीं करेगा। कैरल कैप्टन अमेरिका का शील्ड उठाकर कहती है मेरे पास अब बेहतर खिलौना है और देन कैरल शील्ड से वार करता है वॉक्स के ऊपर जिससे वो बहुत दूर तक जाके गिरता है। देन हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ टोनी कैरल को एक मशीन देता है जो एक ही बार यूज किया जा सकता है जिससे इतना पावरफुल फ्रीक्वेंसी निकलेगी कि वो वॉक्स के साउंड सेंसरी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरी तरफ थॉर, कैप्टन एंड कैरल प्लान करते हैं कि वॉक्स पे अटैक के बाद उतने टाइम में एवेंजर्स क्री के रेफ्यूजी कैंप से जितने भी बॉम्ब्स हैं उन्हें ब्लो अप होने से बचाएंगे। कैप्टन अमेरिका आखिर में अपना शील्ड कैरल को देते हुए कहता है कैरल अगर वॉक्स को एक बार भी मौका मिल जाए हमें सेंस करने का तो वो हमारे जाने से पहले ही सब कुछ डेटोनेट कर देगा, तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है एंड इस शील्ड का जरूरत इस मौके पे तुम्हें ज्यादा है। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कैरल वॉक्स सुप्रीम के ऊपर अपना पंचेस झाड़ रही है। कैरल अपना हर एक पॉसिबल अटैक वॉक्स पे करती है क्योंकि उसे पता है अगर वॉक्स को मौका मिल जाए तो वो कोई ना कोई ट्रिक जरूर इस्तेमाल करेगा एंड ठीक ऐसा ही होता है। अचानक वॉक्स अपने मुंह से एक लार्जर फ्रीक्वेंसी का स्क्रीम करता है जिससे आसपास का केमिकल ट्यूब्स टूट जाते हैं और वो लिक्विड कैरल के ऊपर जाके गिरता है। वॉक्स कहता है हमने ऐसा प्लान तो नहीं किया था पर जो हुआ अच्छा हुआ। वॉक्स के अंदर से सुप्रीम इंटेलिजेंस कहता है अब मुझे दिखाओ तुम कैसा मैग्निफिसेंट क्रीचर बनने वाले हो कैप्टन। कैरल सांस नहीं ले पाती पर उसे वॉक्स के अंदर दो एंटिटी का महसूस होता है। वॉक्स सुप्रीम कहता है तुम बिल्कुल सही सोच रही हो कैप्टन, मैं ही हूँ वॉक्स और मैं ही हूँ सुप्रीम इंटेलिजेंस जिससे तुमने इग्नोर किया था। हम एक है पर हमारे अंदर दोनों का बेस्ट एबिलिटीज है। तुम हमारे पावर और इंटेलिजेंस को कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकती। तुम सोच रहे थे हम बस एवेंजर्स के डीएनए को कलेक्ट करके उसे हार्वेस्ट कर रहे हैं। तुम एक बच्ची हो कैप्टन, हम सिर्फ डीएनए से ही नहीं बनते, हमारे अंदर एक्सपीरियंस, मेमोरी, नॉलेज और सबसे इंपॉर्टेंट सोल एग्जिस्ट करता है एंड इसीलिए हमने क्रिएशन मशीन को बनाया है जिससे हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट बना सकते हैं और एज ए गॉड ऑफ द यूनिवर्स हम सिर्फ यूनिवर्स के किंग्स बनाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कैरल सारे एवेंजर्स के क्लोन के साथ मर्ज होकर एक एबोमिनेशन बन
चुकी है, जो कहती है जो तुमने सोचा था वो नहीं होगा, अब बस तुम्हारे चीतरे होंगे। और ये बोल के एबोमिनाइज्ड कैरल वॉक्स पे हमला करती है। कैरल के अंदर एक साथ बहुत सारे माइंड्स काम करने लगते हैं, जिसके वजह से कैरल ठीक से लड़ ही नहीं पाती। वॉक्स के ऊपर कैरल हमला तो करती है, पर वॉक्स के काउंटर अटैक से कैरल लिटरली उल्टी करने लगती है। दूसरी तरफ सारे एवेंजर्स यूएस के चारों तरफ फैल के क्री के रेफ्यूजीज कैंप को ढूंढते हैं, जहां उन्हें पता चलता है बॉम्ब्स किसी जगह पे नहीं बल्कि क्री के बच्चों के अंदर छुपाया गया है। एवेंजर्स बॉम्ब्स वाले बच्चों को सिंगुलैरिटी के अंदर ले आते हैं। दूसरी तरफ कैरल उल्टी करती है, पर उसे इस बार थोड़ा बेटर फील होता है। वॉक्स कहता है तुम्हें शाबाशी देना चाहिए कैप्टन, नॉर्मली प्रोसीजर के लिए जितना डोज दिया जाता है तुम्हें उससे 20 गुना ज्यादा मिला है, एंड इसके वजह से तुम्हारे बॉडी का चीथड़ा भी उड़ सकता था। पर चलो कोई नहीं, तब तक अर्थ के बॉम्ब्स को डेटोनेट करना बेहतर होगा, जिससे क्री जैसे रेसेस दुनिया से मिट ही जाएंगे। पर उससे पहले वॉक्स कैप्टन को कंटेन करने के बारे में सोचता है। तभी कैरल महसूस करती है कि उसे एक और खिलौना चाहिए, और देन हम देखते हैं थॉर के हाथों से म्योल्निर कांपने लगता है। थॉर को पता चल जाता है कि कैरल को म्योल्निर की जरूरत है, इसीलिए वो उसे जाने देता है। और पीछे तभी टोनी हर एक क्री चिल्ड्रन के अंदर से बॉम्ब्स को निकालता है। थॉर कहता है बच्चों को लौटाने के बाद वो भी ज्वाइन करेंगे कैरल के साथ फाइट में। वॉक्स सुप्रीम अपने आप में ही बात करते हैं कैरल के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को लेके, बट तभी वॉक्स को चौंकाते हुए म्योल्निर आता है कैरल के हाथों में, जिसको इस्तेमाल करके वो वॉक्स के ऊपर इतना जोर से अटैक करता है कि वॉक्स दूर जाके गिरता है। म्योल्निर के वजह से कैरल का बॉडी भी एबोमिनेशन से ठीक हो जाती है। कैरल वॉक्स को मारते हुए वॉक्स को उसी एक्सपेरिमेंट कंटेनर में घुसा देती है एंड अपने फुल एनर्जी को रिलीज करती है, जिससे पूरा इनह्यूमन बेस वॉक्स सुप्रीम के साथ राख में बदल जाता है। एंड इसी धमाके के साथ ये स्टोरी खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।